नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी +2 की जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नज़रिए, उसका ये लेक्चर नंबर 3 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन है वो किया था, जो अल ब्रूनी और उनके जो उज़्बेकिस्तान से आने की वजह से जिस तरीके से उनको महमूद गज़नवी के द्वारा लाया गया था, और लाने के बाद हमने देखा था कि जो अल ब्रूनी थे वो बड़े स्टडी के अंदर बड़े काफ़ी जो अच्छी शिक्षित प्राप्त करने के लिए उनका माना जाता है, और काफ़ी जो भाषाओं का उन्होंने जो सीरिया, फ़ारसी, हिब्रू आदि जो संस्कृत भाषा थी उनका पढ़ने की वजह से या जानकारी होने की वजह से उनको बहुमुखी प्रतिभा का विद्वान माना जा सकता है। और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय संस्कृति समाज को जानने की कोशिश की, खास करके उत्तर भारत के अंदर, और काफ़ी महत्वपूर्ण उनका ऐतिहासिक स्टडी के मामले में और उनके द्वारा दिए गए उल्लेख के माध्यम से माना जा सके। तो आज हमारा उनकी दी गई जो बुक है किताब उल हिंद, और कुछ इब्न बतूता के बारे में हम पढ़ेंगे और उनके बारे में जानने की कोशिश है वो करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अरबी में लिखी गई अल ब्रूनी की कृति, अब आपको इसकी लैंग्वेज आ सकती है कि किस में लिखी गई है। किताब उल हिंद किसने लिखी है? अल ब्रूनी ने। और उसकी भाषा कौन सी है? अरबी। तो अरबी में लिखी गई अल ब्रूनी की कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों और प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोलन तथा मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापदंड, विज्ञान विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है वो की गई है। तो काफ़ी बड़ा एक ऐतिहासिक अगर नज़रिए से देखा जाए तो विस्तृत इसको ग्रंथ माना जा सकता है, जिसके अंदर काफ़ी कुछ परिवेश के सामाजिक विषमता, सामाजिक जीवन प्रणाली, और चाहे वो दर्शन हो, त्यौहार हो, हमारे विज्ञान हो, रीति रिवाज हो, मापदंड हो, हमारी भाल तोलन की जो विधियाँ हों, अलग अलग मापन की विधियाँ हो, मूर्ति कला हो, रीति रिवाज हो, कानून हो, तो इन सभी का वर्णन करने के बाद अध्ययन या उन्होंने विस्तृत जिस तरीके से वर्णन किया गया वो सभी के सभी अलग अलग अध्यायों के अंदर विभाजित किया गया, और लगभग उनसे संबंधित जो चैप्टर है वो 80 चैप्टर डिवाइड किए गए इसके अंदर, इस बुक के अंदर। समानता हमेशा मतलब इसको आपको ये आप देख सकते हो, इसके अंदर जो जो वर्णन किया धर्म और दर्शन से संबंधित हो, इतिहास और इससे विज्ञान से संबंधित हो, रीति रिवाज से संबंधित हो, मूर्तिकला से संबंधित हो, कानून से संबंधित हो, मापतंत्र विज्ञान से संबंधित हो, भारतोल से संबंधित हो, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। कौन सी लैंग्वेज? इसकी अरबी लैंग्वेज है। समानता अल ब्रूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें आरंभ से लेकर एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतिवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन, और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। जिस तरीके से उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया होता था और उसका कंपैरिजन किया जाता था अलग अलग चैप्टर के अंदर अलग शैलियों के माध्यम के द्वारा, तो उसके अंदर बड़ा एक समावेश किया गया था संस्कृति और कल्चर के साथ उसकी तुलना करना, अलग अलग तरीके से उसको तुलना करना। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि लगभग ज्यामितीय संरचना जो अपनी स्पष्टता और पूर्व नियोगिता के लिए उल्लेखनीय का एक मुख्य कारण अल ब्रूनी का गणितीय कौर और झुकाव था। अब जिस तरीके से उसमें तर्कों के माध्यम से विस्तृत वर्णन किया गया है, चाहे वो कानून का हो, रीति रिवाजों का हो, धर्म का हो, दर्शन का हो, अलग अलग माध्यम के द्वारा, तो इसको एक उसका जो जिस तरीके से गणितीय वर्णन किया गया है, जिस तरीके से उसके तर्क के माध्यम के द्वारा जो ज्योमेट्री संरचना का उसका स्पष्ट तरीके से बताया गया, तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि जो अल ब्रूनी का जो झुकाव था गणित की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही रखा गया था। अल बिरूनी, जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, ने संभवतः अपनी कृतियाँ उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी।
अब जिस तरीके से वो संस्कृति और भाषा के माध्यम के द्वारा जिस तरीके से वर्णन किया जाता था, तो उसके माध्यम से वो नॉर्थ इंडिया के अंदर सीमांत क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों और उनकी शैलियों के संबंधित है वो माना जा सकता है। वह संस्कृत, पाली, प्राकृत शैली के अरबी भाषाओं में अनुवादों और रूपांतरणों से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान, चिकित्सा संबंधी रीतियाँ सभी शामिल है वो मानी जाती हैं। तो अलग अलग जो भाषा शैली और लैंग्वेज का जिस तरीके से उपयोग किया गया, उसने अनुवाद किया, चाहे वो संस्कृत, पाली और प्राकृतिक भाषा ग्रंथों को अरबी भाषा के अंदर अनुवाद किया गया, उसमें जितनी भी दंत कथाएँ और प्रचलित सामाजिक परिवेश के अंदर जितनी भी धारणाएँ मानी जाती हैं, उसका सभी का जो अलग अलग कृतियों के माध्यम के द्वारा उनका खगोल विज्ञान और जो मेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा से संबंधित उन सभी कृतियों को शामिल है वो किया गया। पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उनका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उसमें सुधार करना चाहता था। अब जब भी उसको कमियां मिलती थी किसी भी भाषा शैली और उसके परिवेश से संबंधित, तो कहीं ना कहीं अल ब्रूनी के द्वारा उसका जो दृष्टिकोण था वो आलोचनात्मक रहता था। और आलोचना का मतलब ये होता था कि कहीं ना कहीं कमियों को उजागर करना और उसकी क्रिटिसाइज़ करने के बाद उसका वर्णन विश्लेषण है वो अपने माध्यम के द्वारा उसकी जो सुधार है वो अपनाया जाना। तो ये सुधार की जो नीति है वो कहीं ना कहीं उसमें अल ब्रूनी के माध्यम और उसकी जो शैली के अंदर देखी जा सकती है। तो ये था अल ब्रूनी और उसकी किताब के बारे में, किताबुल हिंद के बारे में। अब हमारा आगे आ जाता है कि इब्न बतूता का रिहला, जो रिहला शब्द है ये यात्रा वृत्तांत ही होता है एक तरह से, जिस तरीके से उसका यात्रा वृत्तांत और वर्णन किया गया। और अरबी के अंदर रिहला का मतलब रिहला अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है यात्रा वृत्तांत, यात्रा के द्वारा किया गया उसका वर्णन। तो इसके माध्यम के द्वारा भी हम इसकी भी भाषा अरबी भाषा सी, और इसके माध्यम के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप की जितने भी सामाजिक परिवेश है उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी, इसके बारे में, इसके दिए के दर्शन के बारे में, इसके ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में हम देख सकते हैं। तो इब्न बतूता द्वारा भी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर रोचक जानकारियाँ देता है। अब जिन तरीकों और माध्यमों के द्वारा भारतीय समाज और संस्कृति का जो वर्णन किया गया उसके अंदर विशेष रूप से इसकी जो जानकारी हैं वो महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। और उन्होंने विभिन्न तरह की जो जानकारियों के माध्यम से जो ऐतिहासिक स्रोत है उन सभी का अपनी किताब के माध्यम से वर्णन है वो किया गया है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तेंजियर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्य तथा शास्त्रारूढ़ शिक्षा हासिल कर ली थी। यानी कि ये स्टडी के अंदर अगर इब्न बतूता के बारे में माना जा सकता है कि ये तीव्र बुद्धि के बच्चे थे, और प्रगाढ़ बुद्धि की वजह से उन्होंने काफ़ी कुछ जो अपने परिवार की विशेषता के रूप में उन्होंने जो कम समय के अंदर काफ़ी कुछ शास्त्र और शास्त्र से संबंधित जो शिक्षा थी उन्होंने हासिल कर ली थी। और इनका जो जन्म था वो मोरक्को के एक जो संपन्न परिवार में उनमें हुआ था, जिसके अंदर जो इस्लामी कानून की जो शरीयत जो विशेषता से संबंधित मानी जा सकती है, सुन्नी और शरीयत है, जो अलग अलग उनके जो समूह होते हैं जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी कुछ अपनी विशेषता और अपनी शिक्षित होने की वजह से ही प्रसिद्धि हासिल है वो की थी। अपनी यात्रा के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता वस्तुओं के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वो मानते थे। तो इनके द्वारा दिया गया जो ऐतिहासिक स्रोत होता था, महत्वपूर्ण बिंदु इनके द्वारा हासिल करने का, जो यात्रा के द्वारा जो अनुभव होता था, अलग अलग देशों की यात्रा करने बाद उनकी जानकारी इकट्ठा करना, उसको महत्वपूर्ण है वो मानते थे। और इनको रिलायबल जो सोर्स है वो माना जा सकता है।
उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया था। तो उनको कुछ शौक भी था कि यात्राएं करना और लोगों के बारे में जानना, उनके बारे में लिखना, समझना, उनके रीति रिवाजों को देखना। 1332-1333 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्रा और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के कई तटवर्ती बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। अब उसे घूमने का तो शौक था ही इब्न बतूता को, और उसकी वजह से उसने काफ़ी कुछ देशों की यात्राएं वो की थी, जिसके अंदर सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, अफ्रीका, इनका कई देशों के अंदर इन्होंने यात्राएं की थी और घूम घूम कर इन्होंने यात्राओं का वर्णन है वो किया था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षण के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो। बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली को प्रस्थान है वो किया था। अब जिस तरीके से तुगलक वंश के अंदर देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक को काफ़ी कुछ जो साहित्य के बारे में, कला और साहित्य के बारे में काफ़ी सृजित स्वर्णिम काल जिस तरीके से माना जाता है, उसकी वजह से ही, जो दयाशील प्रवृत्ति होने की वजह से ही और काफ़ी कुछ प्रोत्साहित करने की वजह से ही उन्होंने दिल्ली का प्रस्थान किया था और वो अलग अलग अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए दिल्ली की ओर वो पहुँचे थे। सुल्तान उनकी विद्वता से प्रभावित हो और उसे दिल्ली का काजी तथा न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। जिस तरीके से वो प्रगाढ़ बुद्धि के थे और काफ़ी कुछ उनको नॉलेज थी, उसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको, उनकी तीव्र बुद्धि की वजह से उन्होंने उनको न्यायाधीश की नियुक्तियाँ वो दे दी थी। वह इस पद पर काफ़ी समय तक रहा, फिर उसने उसे विश्वास खो दिया, उसने कारागार में फेंक दिया गया। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनः स्थापित है वो कर लिया गया और 1342 में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश है वो दिया था। अब जिस तरीके से न्यायाधीश को नियुक्त किया गया था इब्न बतूता को, और काफ़ी समय के बाद कुछ आपसी मनमुटाव या अविश्वास की वजह से या गलतफहमी की वजह से उसको कारागार में डाल दिया गया था और बाद में जब सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ तो बाद में उनको राजकीय या राजा की सेवा के अंदर ले लिया गया था और 1342 ईस्वी के आसपास उनको मंगोल के शासक के पास शांति दूत बनाकर चीन की ओर रवाना वो किया गया था। अपनी नई नियुक्ति के बाद इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालदीव गया और वहाँ 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा तथा उसने श्रीलंका जाने का निश्चय वो किया। अब जिस तरीके से वो दक्षिण भारत के अंदर अलग अलग तटों के अंदर वो अपनी यात्राओं के द्वारा अपनी जानकारी इकट्ठी कर रहा था, उसकी वजह से वो मालाबार द्वीप होते हुए मालदीव किया और वहाँ से वो 18 महीने रहने के बाद वहाँ पर काजी के बाद वो श्रीलंका वो जाने का उन्होंने निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट तथा मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से कन्या जहाज से चीनी बंदरगाह नगर जायतून गया। तो मालदीव, असम आदि देशों की वो यात्रा करने के बाद, बंगाल आदि यात्रा करने के बाद वो अलग अलग जगह पे अपनी जो यात्राएं थी वो यात्रा करता रहा और उनसे संबंधित सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को जानता रहा। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वह बीजिंग तक गया, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की भी यात्रा की थी, के वृत्तांत की जाती है। तो 1342-43 से लेकर लगभग 5 साल की आयु तक वो दक्षिण और चीन देशों के अंदर जो यात्राएं वो करता रहा और उनकी यात्राओं को अगर देखा जाता है तो कहीं ना कहीं मार्को पोलो से तुलना की जाती है और जिन्होंने काफ़ी समय के बाद आगे चलकर जो भारत और चीन की यात्राएं की थी और काफ़ी कुछ जो विस्तृत जो व्याख्या थी उनके यात्रा वृत्तांत के समय काल के दौरान
देखी समझी जानी जा सकती है और जिसकी वजह से ही ऐतिहासिक स्रोतों के अंदर उसका काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत सावधान तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किए। अब जो भी चीज़ें वो देखता था, समझता था, उनके माध्यमों और अलग अलग उनको ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से उनका उल्लेख किया जाता था और उनका करने का वर्णन ही यही होता था कि जिसकी माध्यम के द्वारा वो अधिक से अधिक अपनी सूचनाओं को विश्वसनीय वो बना सके। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्रा कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना कठिन तथा जोखिम भरा कार्य था। जिस तरीके से वो यात्राओं के द्वारा अपना समय काल व्यतीत कर रहे थे और तुलनात्मक रूप से यात्राएं कर रहे थे, उस समय के जिस दौरान काफ़ी जो संसाधन थे वो कम पाए जाते थे, तो बड़ा मुश्किल कार्य, इनको जोखिम भरा कार्य वो माना जा सकता है। इब्न बतूता के अनुसार उसने मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। जिस तरीके से उसकी स्पीड के माध्यम से देखा जा सकता है, मुल्तान से दिल्ली तक उन्होंने यात्रा 40 दिन में और सिंध से लेकर दिल्ली तक की यात्रा उन्होंने मात्र 50 दिन में पूर्ण वो की थी। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में यात्रा की जा सकती थी। तो इस तरीके से उस समय काल के दौरान उसके जो साहस को हम देखा और समझा जा सकता है। आगे आ जाता है कि यात्रा करना अधिक असुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूह द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे, यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरों को रोका नहीं जा सकता था। जिस तरीके से उस समय काल के दौरान इतनी साधन संपन्न नहीं होते थे, तो काफ़ी ज़्यादा जो दुर्गम स्थानों के ऊपर जो डाकू वगैरह लूटने का कार्य करते थे, तो वो समूह में चलने की कोशिश करता था ज़्यादा से ज़्यादा, और जिसकी वजह से ही जो कई बार राजमार्ग या राज्य के द्वारा के जो चिन्हित स्थान होते थे, वहाँ भी डाकुओं के द्वारा उनको लूट लिया जाता था। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों ने अपनी जान से हाथ धो बैठा। जो जीवित बचे, जिसमें इब्न बतूता भी शामिल था, बुरी तरह से घायल हो गए थे। अब जिस तरीके से उस दुर्गम स्थानों के अंदर हम देखा जाता है कि मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के समय काल के दौरान जो इनका कारवां था, उनके ऊपर डाकुओं ने आक्रमण कर दिए गए, जिसकी वजह से काफ़ी साथियों ने मृत्यु हो गई थी और जिसमें जो जिंदा बचे उसमें इब्न बतूता भी शामिल था और काफ़ी कुछ लोगों को हालत वो ख़राब भी हुई थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो हमारी अल बरूनी की जो किताब है, किताबुल हिंद, और इब्न बतूता के दिए गए यात्रा वृत्तांत और उसके जीवनी के बारे में पढ़ा और उसकी जानने का कोशिश। तो आज का वीडियो इतना ही। आगे हमारा जो वीडियो है वो जिज्ञासाओं का उपयोग किस तरीके से, किस वजह से इनका उपयोग और उपभोग है वो संसाधनों का किया जाता था, वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए वीडियो इतना ही। लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी विद दीपक को, तो सब्सक्राइब कर ले और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ मेरा वीडियो अगर आपको पसंद है, इसे लाइक करें, इसे दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें। और आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।